तो नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है पीसीओडी से कैसे छुटकारा पाएं। और ये शरण संस्था द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम है और जिसमें हम डॉक्टर निशिता और मधुरा वायल द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब पहले ये सारी बीमारियां बिल्कुल कॉमन नहीं होती थी, बट 10 से 15 साल से ये सारी बीमारियां हर घर का एक हिस्सा बन गई है और महिलाओं को इस दौर से गुजरना पड़ता है। तो जिसके बारे में आज डॉक्टर निशिता और मधुरा हमसे साझा करेंगी और मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी। मेरा नाम वंदना तिवारी है और आज के लिए मैं आपकी होस्ट हूँ। मैं शरण संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ और शरण के बारे में आपको बताना चाहूंगी। शरण एक संस्था है जो डॉक्टर नंदिता शाह जी के द्वारा 15 साल पहले शुरू की गई थी और उनका मिशन है कि बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ हेल्थ, कि सब लोग स्वस्थ रहें। और शरण जो एक्रोनिम है, सेंचुरी फॉर हेल्थ एंड रिकनेक्शन टू एनिमल्स एंड नेचर, कि हमें फिर से प्रकृति और पशुओं के साथ जुड़कर कैसे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हमें जानकारी मिलेगी। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी, आज की हमारी पहली प्रेजेंटर हैं डॉक्टर निशिता। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर निशिता जो है वो होलिस्टिक न्यूट्रिशन है, पोषण विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा वो शरण के साथ मेडिकल कंसल्टेंट भी हैं और वो अपनी निजी प्रैक्टिस में जीवा होम्योपैथिक क्लिनिक भी चलाती हैं, जहां वो उपचार के दृष्टिकोण का उपयोग करती हैं कि किस तरह से वो उपचार कर सकती हैं। और प्लांट बेस्ड भोजन जब से उन्होंने शुरू किया, व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन को कई तरीकों से बदलाव मिला है और अब वो शारीरिक, उन्होंने यहाँ तक कि अपनी भी पुरानी बीमारियों से लेकर शारीरिक बीमारी का भी इलाज इसी तरह से किया है। तो अब वो बिना दवा दिए सिर्फ पोषण यानी न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देकर एक स्वस्थ जीवन शैली से लोगों को बीमारी ना फैले उस पर वो ध्यान देती हैं और स्वस्थ खाने की आदतों के बारे में लोगों को प्रेरित करने की पूरी कोशिश करती हैं, जो कि शरण के साथ में पोषण सलाहकार के रूप में काम भी कर रही हैं। आज वो हमें पीसीओडी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हैं और उस दौर से कैसे महिलाओं को गुजरना पड़ता है, टीनेजर्स को, तो उसके बारे में आज हम उनसे जानेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर निशिता को। और आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर ये जो कार्यक्रम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, अगर आपको कुछ नोट्स बनाना है तो आप वो भी पेन पेपर लेके बना सकते हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर निशिता से कि वो प्लीज आए और हमें इसकी जानकारी दें। ओवर टू यू डॉक्टर निशिता। धन्यवाद वंदना, इतने सुंदर परिचय देने के लिए। मैं सबको इस मंच पे सबका स्वागत करती हूँ यहाँ पे। आप सभी 10 महिलाओं के बारे में सोचिए। ये 10 स्त्री हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, कोई मित्र, कोई सहेली, कोई बहन, कोई बीवी, कोई आपकी बेटी या बहू, या घर में काम करने वाली नौकरानी, या फिर ऑफिस में काम करने वाली सहेली। अभी इन 10 में से किसी भी एक को ये जो लक्षण है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये होने की संभावना है। जैसे कि मानसिक में तकलीफ होना, मतलब बराबर से हर महीने मानसिक नहीं होना, चेहरे पे बहुत बाल आना, मर्दों जैसे बाल, या बहुत मुहासे आना, या फिर वजन बढ़ना। बहुत मैंने कोशिश की लेकिन वजन कम ही नहीं हो रहा है। और वो तो सब छोड़ो, अगर हम उस स्त्री को, उस लड़की को प्रेग्नेंट होना है तो गर्भवती होने में भी दिक्कत आना, बांझपन का खतरा। तो ये सब हम देखते हैं किसी भी एक स्त्री में। आप सोचिए, किसी भी एक महिला को, लड़की को ये कोई भी तकलीफ हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या फिर ये अंडाशय की एक बीमारी है, अंडाशय का विकार है। और ये हमारे देश में 10 महिलाओं में से एक महिला में दिखता है, एक महिला उसे प्रभावित हो जाती है। हमारी अभिनेत्री जैसे कि सारा अली खान है, सोनम कपूर है, उन्हें भी ये बीमारी हुई है।
और ये एक जीवन शैली का रोग है। मतलब अगर हम अपनी प्रकृति से जुड़े नहीं रहेंगे, अगर हम अपने प्रकृति के हिसाब से अपना खान पान या अपनी जीवन शैली नहीं रचाएंगे, तो हमें तकलीफ होगी, तो हमें बीमारियां होगी। अभी कभी कभी सोचो, अगर आप अपनी माता का, मम्मी का नहीं सुनते हो तो आपको तकलीफ होती है ना आगे जाके। वैसे ही अगर हम अपनी मदर नेचर, प्रकृति का नहीं सुनते तो ये बीमारियां हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये पीसीओडी में होता क्या है, उसके लक्षण क्या है। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो, ये तस्वीर में एक गर्भाशय है। यहाँ पे दाईं ओर पे एक आम तौर पे जो अंडाशय होता है वो अंडाशय है, और बाईं ओर का अंडाशय है जो पीसीओडी बीमारी में दिखाई देता है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। आमतौर पे अंडा हर महीने अंडाशय से बाहर निकलता है और गर्भाशय में आता है। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो गए, गर्भवती नहीं हुए, तो ये अंडा मानसिक के रूप में आपके गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। हर महीने ये ऐसा होता है आमतौर पे स्वस्थ महिलाओं में। अगर आपको पीसीओडी होता है, आपके हार्मोन्स का संतुलन उसमें बिगड़ गया है, तो आपका अंडा निकल नहीं पाता है अंडाशय से। बहुत अंडे कोशिश करते हैं अंडाशय से बाहर गर्भाशय में आने के लिए, लेकिन एक भी अंडा पहुंच नहीं सकता है गर्भाशय तक, जिसकी वजह से वहां पे बहुत अंडे दिखाई देते हैं और उन अंडों की थैलियों में पानी भर जाता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक। पॉली मतलब बहुत सारे अंडे, और सिस्टिक मतलब वो थैलियों में, अंडों की थैलियों में पानी भरा हुआ। तो ये इसीलिए हम सबसे पहला लक्षण पीसीओडी का है अनियमित पीरियड्स या माहवारी अनियमित। कोई कोई महिलाओं में 6-6 महीने तक महीना नहीं आता, माहवारी नहीं होती। मतलब अगर हुई भी माहवारी तो मतलब बहुत ही ज्यादा खून जाता है, खून बहता है और बहुत तकलीफ देता है वो माहवारी, वो महीना। लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं। दूसरा लक्षण है हिसुटिज्म, मतलब चेहरे पे या उन जगहों पे बाल आना, अनचाहे बाल आना जहां एक मर्द को बाल होते हैं, जैसे कि मूंछ पे, दाढ़ी पे, छाती पे, पेट पे। ये बाल बहुत जाड़े थे, एकदम मोटे होते हैं, एकदम काले होते हैं, और लड़कियों को घड़ी घड़ी वैक्सिंग कराना पड़ता है या उनको बाल को निकालना पड़ता है, और वो अच्छे नहीं दिखते। फिर होता है आगे जाके इन लड़कियों में डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक हार्मोनल किस्सा है। तो हार्मोन्स की वजह से इंसुलिन, जो एक डायबिटीज में हार्मोन होता है, वो काम करना छोड़ देता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। फिर होता है बांझपन का खतरा। अगर अंडा अंडाशय से बाहर निकला ही नहीं तो गर्भाशय में आएगा ही नहीं, तो वहां पे कैसे फर्टिलाइजेशन या कैसे बच्चा हो सकता है। फिर मुहासे, बहुत लड़कियों को यंग एज में, बहुत ही जल्दी उम्र में ये मुहासे होते हैं या तेलिया त्वचा होती है। तो उनको पीरियड्स नहीं आया तो चलेगा, लेकिन ये त्वचा अच्छी दिखनी चाहिए, इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी जाके डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपको पीसीओडी है। फिर होता है शरीर का वजन बढ़ना, जो डायबिटीज, मतलब अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो वजन बढ़ना ही है, तो ये वजन नीचे की ओर, मतलब कमर की तरफ ज्यादा बढ़ता है, और बहुत कोशिश करने से भी ये कम नहीं होता। फिर आगे जाके हृदय रोग, माइग्रेन या गर्भाशय का कैंसर का खतरा भी है। तो हमें इस महामारी में ऐसी कोई बीमारी नहीं चाहिए जिससे ये महामारी होने की हमारी शक्यता बढ़े। इसीलिए हमें हमारे स्वास्थ्य को सबसे अच्छा रखना चाहिए अभी के जमाने में। तो रोग की पहचान कैसे करते हैं? हम एक स्त्री डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमारी शारीरिक परीक्षा करती है और उससे समझता है कि जो आपके अंडाशय है उसमें कोई तकलीफ है, वो वजन वाले हो जाते हैं, उसमें 10 से ज्यादा अंडे पानी से भरे हुए दिखते हैं। फिर हम रक्त परीक्षा करते हैं, हम हॉर्मोन्स की तपास करते हैं और उसमें कोई हॉर्मोन्स कम होते हैं, कोई ज्यादा होते हैं। फिर हम सोनोग्राफी करते हैं, तो उससे भी समझता है कि अंडाशय में कोई तकलीफ है, कोई पानी भरे हुए अंडे हैं, भारी हो गई है आपका अंडाशय।
तो आपको ये भ्रम होगा कि ये पीसीओडी पीसीओएस लोग बोलते हैं, लेकिन ये आखिर में है क्या, अलग है या एक ही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीसीओडी एक हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है और पीसीओएस उसका एक अधिक गंभीर विकार है। जब भी ये हार्मोनल असंतुलन जो है, जो बाकी शरीर की अंत ग्रंथियों पे, बाकी ग्लैंड्स पे या बाकी ऑर्गन्स पे उसका असर दिखाना चालू करती है, तो उसे हम एक बोलते हैं पीसीओएस, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये इतना उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही है। फिर आमतौर पे हार्मोन के मुद्दे क्या होते हैं? अभी हमने देखा है कि ये पीसीओडी की लड़कियों को डायबिटीज होता है, थायराइड होता है, फिर बहुत सारी गर्भाशय की बीमारियां भी होती हैं। तो ये सब का कारण एक ही है, मतलब ये एक जाड़ है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल असंतुलन का, और उसकी ये सारी अलग अलग विभिन्न शाखाएं हैं, पीसीओडी, थायराइड या बांझपन, ये सब अलग अलग शाखा है, लेकिन कारण एक ही है। तो क्या कारण है, चलिए देखते हैं। सबसे अच्छा, कारण देखने से पहले हम पहले जानते हैं कि ये असंतुलन होता क्या है हार्मोन्स का। अभी पिट्यूटरी एक ग्रंथि है जिसे हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, जो हमारे दिमाग के नीचे एक छोटे से चना के आकार की होती है। अभी ये ग्रंथि दो हिस्सों में बटी हुई है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और इसमें से बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो ये सारे हॉर्मोन्स शरीर की बाकी अंतस्त्रवी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। मतलब बाकी की अंतस्त्रवी ग्रंथियां जो हॉर्मोन्स निकालती है, ये इसके ये पिट्यूटरी ग्रंथि के हॉर्मोन्स के अंदर ही निकालती है। मतलब उस अगर पिट्यूटरी ग्रंथि में कोई तकलीफ आ गई, उसमें से हॉर्मोन्स में कोई तकलीफ आ गई, तो पैनक्रियाज में भी तकलीफ हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड में भी तकलीफ हो जाएगी, ओवरीज में तकलीफ हो जाएगी। मैं एकदम साधारण में बता दूं तो अगर एक हार्मोन कम ज्यादा हो गया तो उसका असर शरीर के बाकी हार्मोन्स पे पड़ता है। जैसे आपके पास एक मोती की माला है, उसमें से एक मोती निकाल दिया तो वो माला बिखर जाएगी, वैसे ही शरीर में होता है। तो ये हार्मोन्स के मुद्दे का कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण है हार्मोन्स खुद। मतलब अगर आपके शरीर में ज्यादा हार्मोन हो गया, और ये ज्यादा कैसे आएगा, ये ज्यादा हार्मोन्स बाहर से आता है। बाहर से मतलब हमारे खाद्य पदार्थ से, हम जो खाना खाते हैं, जो पीते हैं, उससे आता है। अभी ये क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो हम खाते हैं उससे आता है? सबसे पहले है पशु उत्पादन और डेयरी। जो प्राणी में से जो खाना हम लेते हैं, दूध है, दूध की चीजें है, या मांस है, मच्छी है, अंडा है, ये सब हॉर्मोन्स से भरे हुए हैं। क्योंकि जैसे हम हॉर्मोन्स बनाते हैं, बाकी पशु प्राणी भी हॉर्मोन्स बनाते हैं, और जब भी हम उनके पदार्थ लेते हैं, हम में वो हॉर्मोन्स आ जाते हैं। और उसके अलावा ये पशुओं को हॉर्मोन्स बाहर से भी दिए जाते हैं, ताकि ये हमें अच्छा मांस दे, अच्छा दूध दे, बहुत ज्यादा मात्रा में मांस दे, दूध दे, अंडे दे। तो सोचो, ये हॉर्मोन्स उनमें हैं, बाहर से दिए गए, तो हम ये पदार्थ लेंगे तो हम में कितने बढ़ जाएंगे हॉर्मोन्स। फिर होता है अजैविक वनस्पति आधारित भोजन, मतलब नॉन ऑर्गेनिक फूड। जो खाना भगवान ने, कुदरत ने, प्रकृति ने बनाया है, वो जैविक होता है, उसमें किसी भी प्रकार का हार्मोन नहीं होता। लेकिन हम फिर से अपने पशु में हार्मोन्स डालते हैं, लेकिन हमारी वनस्पति में भी हार्मोन्स डालते हैं, ताकि वो खराब ना हो, ज्यादा मात्रा में मिले, और कोई बाकी प्राणी उसे खाए ना, हमें देखने में अच्छे लगे, तो इसीलिए हम उसमें भी डाल देते हैं। तो फिर वो हम मस्त में खाते हैं और वो हम में आ जाते हैं। फिर होती है हमारी दवाइयाँ। हमने बहुत ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, मरीज देखे हैं, जो स्टीरॉइड्स लेते हैं और वो फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड एक हार्मोन ही है। फिर विटामिन डी, हमारे शरीर में विटामिन डी अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो हमें नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो एक प्रकार का हार्मोन है। फिर गर्भ निरोधक गोलियां, पीसीओडी की महिलाओं को, या जिनको गर्भाशय की बीमारियां होती हैं, उन्हें गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती है। लेकिन ये उसका कारण हल नहीं है, ये खाली उस समस्या, मतलब वो लक्षण को कम करेगा, लेकिन वो समस्या को जड़ मूल से नहीं निकाल पाता।
तो हमने ये जान लिया एक हार्मोन्स एक कारण है, दूसरा कारण है रसायन। मतलब रसायन होता है केमिकल्स। ये रसायन हमारे शरीर में हार्मोन्स की जगह ले लेते हैं और हार्मोन्स के बैलेंस मतलब हार्मोन्स के संतुलन में बीच में आ जाते हैं, और ये एक हार्मोनल बीमारियों का कारण बन गए हैं। और हमें ये कहाँ से मिलते हैं रसायन? फिर से हमारे खाद्य पानी से, मतलब हम जो खाते हैं पीते हैं वो रसायन से भरे हुए होते हैं। तो क्या क्या है रसायन से भरा हुआ, देखते हैं। अजैविक खाद्य पदार्थ, जैसे हम अपने प्राणी में हम हमारे प्लांट्स में जो वनस्पति है उसमें हम हार्मोन्स डालते हैं, वैसे ही हम उसमें रसायन भी डालते हैं, ताकि बाकी पशु बाकी प्राणी वो हमारे खाने को ना खाए। लेकिन बाकी पशु प्राणी एकदम समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये उनको हानिकारक है, उनके लिए हानिकारक है, इसीलिए वो खाना वो नहीं खाते। लेकिन हम उनसे बचाते हैं और वो रसायन वाला हार्मोन वाला खाना हम खा लेते हैं। फिर होता है पैकेज खाद्य पदार्थ। हम देखते हैं कि हम जब भी दुकानों में जाते हैं, वो पैकेज वाले खाद्य पदार्थ ऐसे पड़े हुए रहते हैं दुकानों में बहुत समय तक, लंबे समय तक। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अब आप कोई भी चिप्स पैकेट में खरीदोगे, तो वो पैकेट वाला चिप्स कितने दिन आपके घर में पड़ा रहेगा या दुकान में कितने दिन तक पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप आलू रखोगे, वो 10 दिन 20 दिन 1 महीने तक रहेगा, फिर वो खराब हो जाएगा। या फिर आप उसकी चिप्स बनाओगे तो वो कितने दिन रहेंगे? वो 1 दिन भी नहीं रहेंगे चिप्स बाहर घर में। तो मतलब समझो कि आपके जो आलू से जो वो दुकान वाले या फैक्ट्री वाले चिप्स बनाते हैं उसमें कितने रसायन डालते हैं ताकि वो खराब ही ना हो। उसको आप कोई अगर मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी, अगर आप कोई बीज खाते हो, चना वटाना ऐसा कुछ भी खाते हो, वो आप आपके आपके वो खराब होता है 1 महीने 2 महीने, ज्यादा तक नहीं रहता। लेकिन इसीलिए वो खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे अगर आप मिट्टी में डालोगे तो उससे वो जाड़ बनेगा। लेकिन अगर आप चिप्स को या नूडल्स को या भात या कोई भी चावल को अगर डालोगे, ऐसा एकदम बना बनाया खाना अगर आप जमीन में उगाओगे, तो वो उगेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जीव ही नहीं होता। तो ये सारे पैकेज फूड में किसी भी प्रकार का जीव नहीं होता, तो वो हमें जीव नहीं दे सकता। ये सारा बना बनाया खाना, हम होटल में जाते हैं, हमें फिर से वो खाना खाने का मन करता है, क्योंकि उसमें इतने सारे रसायन होते हैं, एमएसजी होता है, शक्कर चीनी होती है। ये शक्कर चीनी भी एक तरीके का रसायन ही है। मतलब ये हमारे दिमाग में कोकेन की तरह काम करता है, इसीलिए हमें वो खाना फिर से खाने का मन करता है। फिर होता है कृत्रिम भोजन। मतलब जो इंसान ने बनाया ही, मतलब जो भगवान ने प्रकृति ने बनाया ही नहीं, वो इंसान के शरीर में जाता है, तो वो इंसान कैसे उसे पचा पाएगा? तो हम मिठास के लिए शक्कर नहीं डालते, लेकिन शुगर फ्री डालते हैं। ये शुगर फ्री तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, ये पूरी हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ देते हैं। ये सारे पैकेज फूड्स आप देखते हो, ये भले उनके मतलब वो दुकानों में वो पड़े रहते, खराब नहीं होते, लेकिन वो हमारी जिंदगी के कुछ कुछ वर्ष, कुछ हमारी आयु को कम कर देते हैं। फिर हमें रसायन पानी से मिलता है, क्योंकि पानी, हमारा जो पानी है वो कूड़े कचरे में से जाके महासागर में या जलाशय में जाता है। अभी हमारे कूड़े कचरे में तो इतना सारा रसायन है, कैसे इतना सारा प्लास्टिक है, और ये प्लास्टिक रसायन है, पीसीबी जिसे बोलते हैं। तो ये हमारे पानी में आता है और हमारे पानी में से हमारे शरीर में आता है। हमारी गाया बकरियां ये सारा कूड़ा कचरा खाती है, उसमें प्लास्टिक होता है, सैनिटरी पैड्स होते हैं, ये सब वो खा लेती है। फिर वो हमारे दूध में, वो दूध जो हम उनका पीते हैं, उनके दूध से हमारे शरीर में आ जाता है। आप बोलोगे आपके देश में गाय ऐसा कचरा नहीं खाती, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पानी में इतना सारा प्लास्टिक है, वो पानी वो प्लास्टिक मछलियों में आ जाता है, और जो मछलियां पकड़ी जाती है, जो हम मनुष्य नहीं खाते, वो सब एक पीस के गायों को खिलाई जाती है। और अभी सोचो, वो प्लास्टिक समुद्र में से मछली में से अभी ये प्राणी में, जो जिनका दूध हम पीते हैं, और वो दूध में से हम में आता है। तो कहाँ से कहाँ ये प्लास्टिक हमारे शरीर में आ जाता है।
फिर दवाइयाँ। अभी दवाइयाँ भी एक तरीके का रसायन है, हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। ये कीमो का मतलब ही है केमिकल्स। और हमने इस संस्था में, शरण संस्था में देखा है कि बहुत मरीजों की दवाइयाँ निकालने से, कम करने से उनकी बीमारियां हल हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में ये दवाइयों को उसका पचन करने के लिए, उसको दवाइयों को शरीर से निकालने के लिए बहुत शरीर की पूरी शक्ति उसमें चली जाती है। जो शक्ति हमें स्वस्थ रखने में होनी चाहिए, वो शक्ति पूरी ये दवाइयों को शरीर से निकालने में चली जाती है। फिर हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। आप जानते हो आप सुबह उठ के सबसे पहले कौन सा रसायन आपके मुंह में डालते हो? वो होता है आपका टूथपेस्ट। आप आपके टूथपेस्ट के पीछे देखोगे तो इतनी उसकी सामग्री में इतने सारे रसायन है। अगर आप सोचो घर पे टूथपेस्ट बनानी है तो ये सारे आपको रसायन नहीं मिलेंगे आपके घर में, और आप आराम से घर पे एक टूथपेस्ट बना सकते हो। आपके घर की जो आपकी जो रसोई घर में जो भी सामग्री है उससे। तो हम तो सुबह उठ के टूथपेस्ट यूज करते हैं, फिर साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, हेयर डाई और क्या क्या नहीं यूज करते। अभी हमें ये शरीर पे ऐसी चीज कोई नहीं लगानी चाहिए शरीर के ऊपर जो चीज हम शरीर के अंदर डालने में डरते हो। क्योंकि ये शरीर के ऊपर जब भी लगाते हैं हमारी चमड़ी उसे चूस लेती है। कभी आप तेल लगाओ चमड़ी पे, 2 घंटे के बाद वो तेल पूरा चमड़ी चूस लेती है। तो मतलब जो भी आपने ऊपर लगाया वो अंदर गया। फिर होता है हमारा सब घर पे जो हम सामान यूज करते हैं घर को साफ रखने के लिए, मतलब जैसे कि हमारा जो साबुन होता है, हमारी टाइल्स या हमारे फ्लोर को धोने का, या हमारे बर्तन को धोने का साबुन, या फिर हमारी फिनाइल्स, या हमारा एयर फ्रेशनर जो हम सुगंधित रूम रखने के लिए जो यूज करते हैं, अगरबत्तियां यूज करते हैं, सुगंधित मीणबत्ती यूज करते हैं। तो ये सब में भले हम उसे हाथ नहीं लगाते घर, लेकिन वो जब भी वो हमारी हवा में उसकी सुगंध आती है, या वो जो सारे इतने स्ट्रॉन्ग रसायन होते हैं, भारी रसायन होते हैं कि उनकी सुगंध से ही हमें, जब भी वो हम सांस में वो सुगंध लेते हैं तो हमें वो अंदर ही चले जाता है, हमारे फेफड़ों में चले जाता है, और ये सारा हमें बीमारियां ही बीमारियां देता है। फिर हमारे रसोई घर में भी कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस करती है, संतुलन बिगाड़ती है, जैसे कि नॉनस्टिक। अभी नॉनस्टिक हम बहुत ही ज्यादा उसका प्रयोग कर रहे हैं, और जब भी हम गर्म करते हैं खाना नॉनस्टिक में, वो सारा रसायन जो टेफ्लॉन जो होता है वो सब खाने में आ जाता है। फिर हम माइक्रोवेव यूज करते हैं, और माइक्रोवेव में खाना प्लास्टिक में डाल के गर्म करते हैं। जब भी गरम खाना प्लास्टिक में डाला तो वो पूरा प्लास्टिक रसायन में आ जाता है। या फिर कोई ठंडा खाना हम फ्रीजर में ठंडा खाना फ्रीज करते हैं प्लास्टिक में, तो वो पूरा जो खाना रसायन होता है प्लास्टिक का खाने में आ जाता है। फिर हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाते हैं, तो अभी जब भी ये हम बर्तन में खाना पकाते हैं, हम नींबू डालते हैं, टमाटर डालते हैं, कोई खट्टी चीज डालते हैं, तो ये हमारे खाने और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, या हमारा एल्यूमिनियम इसमें खाने में चले जाता है और हमें अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जैसी बीमारी देता है। फिर तीसरा कारण है एकदम से ज्यादा मोटापा या चर्बी। अभी ये चर्बी क्या करता है आपके शरीर में, जो ये अधिक हार्मोन्स होते हैं या जो अधिक रसायन होते हैं उसको बांध के रखती है, ये चर्बी उसको शरीर से जाने नहीं देती। मतलब हमने देखा है कि बहुत महिलाओं को वजन कम करने से ये पीसीओडी के लक्षणों में लक्षण कम हो जाते हैं, या बीमारी का हल निकल आता है, क्योंकि ये हार्मोन्स शरीर से निकलने लगते हैं जैसे जैसे चर्बी निकलती है। फिर ये सारे पदार्थ में फाइबर नहीं होता, और फाइबर हमारे शरीर का झाड़ू है। जैसे हम अपने घर में झाड़ू मारते हैं सब कचरा निकालने के लिए, हम शरीर में फाइबर अगर लेंगे तो ये शरीर का कचरा, मतलब अधिक हार्मोन्स होते हैं, अधिक रसायन होते हैं, और अधिक जो चर्बी होती है वो सब निकल जाती है। लेकिन हम अपने
खाद्य पदार्थ में से ये फाइबर को ही निकाल देते हैं, तो ये झाड़ू को ही निकाल देते हैं। जैसे कि हम ये सारे पदार्थ खाते हैं, पशु में से बने हुए पदार्थ जिसमें फाइबर नहीं होता है, फिर ये प्रोसेस्ड पदार्थ, तेल, शक्कर जिसमें फाइबर नहीं होता है, इन सब के बारे में आपको एकदम विस्तार में मधुरा जी बताएंगी। तो हमें फाइबर से भरपूर खाना खाना चाहिए। सो पीसीओडी की पारंपरिक उपचार क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको जन्म नियंत्रण गोलियां देगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी समस्या है, उसका हल कैसे हो सकता है, उसका कारण ढूंढ के, वो कारण को निकालने से उस समस्या का हल हो सकता है। उस समस्या का हल खाली लक्षणों को निकालने से नहीं होगा। ये जन्म नियंत्रण गोलियां खाली लक्षणों के ऊपर ध्यान देती है, लेकिन जो जड़ मूल से जो कारण है वो निकलता ही नहीं, तो बीमारी कभी निकलेगी ही नहीं शरीर से। ये सब गोलियां जो हम लेते हैं, एंटी एस्ट्रोजन की दवा लेते हैं, लेकिन अगर हम दूध ही कम कर दे, जो पशु में से बने पदार्थ ही कम कर दे, तो एस्ट्रोजन आएगा ही नहीं बॉडी में से। क्यों बॉडी में, शरीर में? क्योंकि ये एस्ट्रोजन प्राणियों के शरीर का हम लेते हैं, तो हम ये एंटी एस्ट्रोजन की दवाइयां लेते हैं, लेकिन हम एस्ट्रोजन खाते रहते हैं। फिर लेट्रोजेल, ये सब दवाइयाँ, या फिर मेटफॉर्मिन, ये अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ हैं, ये अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है, गोनाडोट्रोपिन, लेकिन ये उसका हल नहीं है। और आपको ये इसका हल मधुरा जी बताएगी, और मैंने जैसे बताया इन सारी चीज़ों को मैं आपको सारांश में बता देती हूँ कि कारण क्या है। तो अगर इन कारणों को निकाल दिया और आप मधुरा जी से सुनेंगे कि क्या आपको अपनाना चाहिए, तो आप बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले है भोजन में हार्मोन्स और हार्मोनल दवाइयाँ निकाल देना। फिर होता है सारे रसायन निकाल देना जो आपके भोजन में है, दवाइयाँ में है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में है, होम केयर प्रोडक्ट्स में है, और पर्यावरण में भी है। फिर हमारी ज्यादा चर्बी, अतिरिक्त वसा, और खाने में फाइबर लाना। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में ये पीसीओडी की निराशा नहीं होगी। तो मैं आखिर में यही बताना चाहती हूँ कि इस बीमारी का हल है, और इसे निराश ना होइए, और हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप ये जीवन शैली को अपनाएं, इस तरीके से जिए। और आगे मधुरा जी आपको बताएगी कि कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर निशिदा, या आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर की, और जिस तरह से आपने बताया कि ये सारी बीमारियां कहाँ कहाँ से हमारे जीवन में आ रही है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। हम बिना जाने बिना सोचे समझे कुछ भी अपने शरीर पर लगा लेते हैं और खा लेते हैं, बट वो हमारे अंदर तक इफेक्ट कर रही है। तो बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। और जैसे कि आपने बताया कि हमें डॉक्टर्स जो है वो जो सिम्टम्स या जो लक्षण दिखते हैं उसे मैनेज करते हैं, लेकिन उसके कॉज या कारण पे डॉक्टर नंदिता शाह हमेशा कहती हैं कि आप अपनी बीमारियों का पहले कारण ढूंढिए, किस कारण से आपको वो बीमारी हुई है, तो ही आप उस बीमारी को ठीक कर सकते हो। तो ये आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि डॉक्टर निशिता ने हमें ये जानकारी दी, उसी के आधार पर उन्हीं सब पॉइंट्स को फॉलो करते हुए प्राची आज हमारे साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने अपनी समस्या से छुटकारा पा लिया है सिर्फ इस तरीके को अपना के, जो हमारे शरण के नियम हैं और जो डॉक्टर निशिता ने हमें बताया, उसे फॉलो करके उन्होंने आज अपनी इस बीमारियों को ठीक किया है। और अब मैं प्राची से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज आइए और आपकी जो जर्नी थी हमारे साथ शेयर कीजिए। ओवर टू यू प्राची। थैंक यू वंदना जी। सबको नमस्ते। मैं ऑफ कोर्स अपना पूरा शेयर करने में चाहती हूँ कि सब लोग को भी ये प्रॉब्लम्स जो हो रही है हार्मोन्स के इम्बैलेंस की और पीसीओडी की, मैं सब चाहूंगी कि जो तकलीफों से मैं गुजरी हूँ वो और कोई ना गुजरे। तो शुरुआत में जैसे सबको होता है, मुझे मेरे पीरियड्स कभी रेगुलर नहीं थे, और इनिशियली मैंने शुरुआत में कभी सोचा नहीं कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे सब खाते हैं सब, और मैं खाने की बहुत शौकीन रही हूँ, हर चीज नई चीज ट्राई करना मुझे बहुत पसंद था। बट बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि जब मेरे को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आने लगी थी मेरे इस पीसीओडी के कारण,
मैंने सब इलाज, जैसे डॉक्टर निशिता जी ने बताया, सारे डॉक्टर्स के पास गई, इतने ट्रीटमेंट्स लिए, और उन्होंने अभी लास्ट में एक मेडिसिन बताया लेट्रोजोल। वो मेडिसिन का मैंने कम से कम आई थिंक 9 साइकिल्स मैंने ट्राई किए होंगे, हर लगातार 9 महीने कंटिन्यूस लिया था। इतनी बार मैंने ट्रीटमेंट्स लिया था, पर फिर भी कुछ उसका हल नहीं आ रहा था। घूम फिर के बात वही आ जाती है कि तुम्हारा वजन ज्यादा है, तुम्हारे हार्मोन्स सही नहीं है, उसको ठीक करने के लिए और मेडिसिन लो। और जो कि उसमें लिखा था कि ये ब्रेस्ट कैंसर की टैबलेट्स है, मुझे उससे फायदा तो इतना पता नहीं हुआ नहीं हुआ, बट उसके साइड इफेक्ट्स मुझे बहुत ज्यादा रहे। मुझे हेयर लॉस बहुत रहा, मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम जो मुझे कभी नहीं थी वो शुरू हो गई। इस हद तक माइग्रेन की प्रॉब्लम थी कि मेरे हर पर्स में, हर बैग में एक पेन किलर रहती थी। शुरू हुआ, भले मैं कहाँ पे भी हूँ, किसी की शादी में हो या कहीं पे भी हूँ, पेन किलर तो मेरे पर्स में होनी ही चाहिए। इस हद तक मुझे माइग्रेन था। एंड उसके बाद आ गया मुझे एंग्जाइटी। मुझे इतना फियर फीलिंग रहने लगा कि मैं किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले सकती थी। मैं स्कूल टीचर रही हूँ, ना ही मुझे स्कूल में पढ़ाने में इंटरेस्ट रहता था। तो इस हद तक मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे ये मेडिसिन के कारण। फिर मैं ऑलमोस्ट हताश हो चुकी थी कि अब पता नहीं शायद होना नहीं होना। मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया था कि चलो मेरे को करना ही नहीं है, आगे प्रेगनेंसी के बारे में सोचना ही नहीं है। मुझे मधुरा से बात हुई थी, उसने बोला तूने सब ट्राई किया है, एक अलग डाइट प्लान ट्राई करके देख, लास्ट ऑप्शन है, फिर तू छोड़ देना, तुझे जो करना है तो करना। ट्रस्ट मी, मुझे लगे करीबन 8 से 10 महीने लगे, और बहुत कठिन रहा मुझे इस चीज पे कन्वर्ट होना, इस चीज को, अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने खाने के तरीके को बदलने में थोड़ा सा समय लगा। अपने टेस्ट को कंट्रोल करने में कि भैया तुम जो चाहो ऐसे बाहर का नहीं खाओ, घर पे बनाओ, अच्छा बनाओ, और बाहर भी मिलता है ऐसा नहीं है, बट हेल्दी खाओ। उस चीज से फर्क लगा। एंड ऑटोमेटिकली मेरे शरीर में, जैसे डॉक्टर निशिता जी ने बताया है, खराब वस्तुएं सब डिटॉक्स होने लगी, मेरा शरीर ऑटोमेटिकली फर्क हुआ, और विदाउट किसी एक ट्रीटमेंट के बिना मेरा नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, और अब मेरा बेबी 2 इयर्स का है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि ये एक अंधेरे में मुझे एक रोशनी मिल गई थी, जैसे विदाउट कोई दवाई नहीं लेके, किसी डॉक्टर्स के पास नहीं जाके, बस अपने आप ही हो गया। तो मैं सच्ची ये बोलना चाहूंगी कि अपने ही खान पान को अगर हम कंट्रोल में रखें और सोच समझ के खाएं कि हम क्या खा रहे हैं, हमारे शरीर पे इसका क्या है, वो दिख के नहीं आता है क्या असर होता है, तो वो इस रूप में हमारे शरीर में असर देता है, तो प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेगी लाइफ में। दैट्स बस यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और उसके बाद अब बस वही है, उसी पे चलना है आगे बस। ओके, थैंक यू प्राची, आपने जो शेयर किया, और आपकी बातों से लग रहा था कि आप कितना दिल से शेयर कर रहे हो कि जब हमें किसी चीज का फायदा होता है तो हम चाहते हैं कि सारे लोग उस चीज को अपनाएं। और डेफिनेटली, जी, थैंक यू प्राची शेयर करने के लिए। और जैसे कि प्राची ने बताया कि मधुरा ने उन्हें ये सजेशन दिया था, मधुरा वायल जो हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं, उन्होंने उन्हें ये चीज की उन्हें जानकारी दी कि आप वो अपना खाना कैसे बदलें, कैसे बदलाव करें, और उसके साथ उन्होंने अपने स्वास्थ्य को पाया। तो अब मैं मधुरा के बारे में आपको बताना चाहूंगी। मधुरा वायल जो शरण के साथ 5.5 सालों से जुड़ी हैं, और न्यूट्रिशन है, वो कंसल्टेशंस लेती हैं। कोई भी पेशेंट हो तो उनके साथ कंसल्ट करके आप घर बैठे बैठे अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और वो बहुत मल्टी टैलेंटेड है, कुकिंग क्लास से लेके वो हर एक काम करती हैं, और वो पूरी डेडिकेटेड है होल फूड प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल के लिए। और प्यारे प्यारे 2 छोटे बच्चों की मम्मी भी हैं, तो उन्हें बच्चों से लेके बड़ों तक किसको कैसे इस लाइफस्टाइल से ट्रीट करना है उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो अब मैं मधुरा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप आइए और हमसे जानकारी शेयर कीजिए कि कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ओवर टू यू मधुरा। धन्यवाद वंदना, धन्यवाद फॉर एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। नमस्ते सभी लोगों के लिए, और धन्यवाद इस मंच पे आने के लिए और इस जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए। मतलब ये जो जानकारी आपको मिलेगी, ये सिर्फ पीसीओडी के लिए ही नहीं है, ये सारी बीमारियों से आपको राहत मिलने के लिए है। हमको ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर्स, कोई बीमारी होती है तो एक बीमारी के लिए अलग दवाई, दूसरे बीमारी के लिए अलग दवाई, लेकिन ये एक ऐसी जीवन शैली है जिससे आपको
हर मर्ज का इलाज मिल सकता है। तो अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन पहले शुरू करने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि मैं भले ही एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में ये सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। मुझे भी पीसीओडी था और बहुत सिवियर था और बहुत प्रॉब्लम और बहुत मुश्किलों का सामना किया है पहले। और उससे अभी आप मुझे देखोगे तो बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल में लेट 30s में हूँ। लेकिन फिर भी जितना मैंने अपने टीनेज ईयर्स या यूथ में जितना मैंने आनंद नहीं उठाया, उतना मैंने अपने हेल्थ का अभी आनंद उठाया है। तो मैं अभी मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी बीमारी का हल निकालना हो तो आपको, जैसे वंदना ने भी कहा और डॉक्टर नंदिता हमेशा कहती है, आपको उसका कारण ढूंढना चाहिए। क्योंकि अगर आप मर्ज का सिर्फ सिम्टम्स निकालते रहेंगे और सिर्फ दवाइयाँ लेते रहेंगे तो आप ठीक कभी नहीं होंगे। अगर आपने कभी भी देखा हो, दवाई लेने से कोई भी बीमारी नहीं जाती, सिर्फ दब जाती है और पहले हमको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वो दोबारा वापस बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी से वापस आ जाती है। तो अगर आपको किसी भी बीमारी का हल निकालना हो तो पहले उसका कारण ढूंढिए। जैसे ही आपको कारण मिल जाता है और आप कारण निकाल देते हो तो कोई भी बीमारी आपको वापस नहीं आती। दूसरी बात, कोई भी बीमारी का कारण ज्यादा से ज्यादा अपनी खराब जीवन शैली ही होती है। डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, पीसीओडी, ये सब हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जो एक खराब जीवन शैली का नतीजा है। तो अगर आप अपनी जीवन शैली का ख्याल रखते हो तो आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। और पोषण या न्यूट्रिशन ये एक जीवन शैली का बड़ा हिस्सा है। तो अगर हम उस पर ज्यादा ध्यान दें तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी भी कहानी सुन लेते हैं कि मुझे पीसीओडी ने कैसे पीड़ित किया था। तो मुझे मेरी मासिक चक्र या जो माहवारी होती है वो उम्र 10 में ही होगी। जैसे 10 साल की ही थी मैं जब मुझे मेरा पहला पीरियड आया था। और तभी बिल्कुल जानकारी नहीं, इतनी छोटी उम्र में बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि ये अपने साथ हो क्या रहा है। बॉडी के चेंजेस या शरीर के चेंजेस तो होते ही है, लेकिन बहुत ज्यादा मेंटल चेंजेस भी आ जाते हैं। सडनली ऐसे लगता है कि हम ही कुछ अलग हैं, हमें ही कुछ हो रहा है। तो स्कूल में थी, 5वीं कक्षा में थी जब मुझे मेरी पहली मासिक चक्र आया था। और बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बहुत अलग अलग लगने लग गया था। जैसे दिन आगे निकलते गए मेरा मासिक चक्र बहुत ही ज्यादा इरेगुलर हो रहा था। मुझे साल में केवल 3 या 4 ही बार मासिक चक्र आता था। और ऐसे जब आता था बहुत ज्यादा दर्द होता था, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। तो समझ में नहीं आता था कि ऐसे हो क्यों रहा है। मेरी माँ एक डॉक्टर है, वो एक मेडिकल कॉलेज की डीन रह चुकी है। तो उन्होंने काफी जैसे डॉक्टर्स के पास ले जाके मेरे ट्रीटमेंट्स हुए थे। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर निशिता ने भी आपको कहा, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स है या जो हमेशा डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ देते हैं पीसीओडी के लिए, उससे काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे प्राची ने भी आपको कहा। तो साइड इफेक्ट्स में बहुत ज्यादा बालों का गिरना, मोटापा। तो जब मैं कॉलेज में गई ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे। कभी कभी पता ही नहीं चलता था कि कब पीरियड शुरू होंगे, हमेशा गोलियां लेनी पड़ती थी कंट्रोल करने के लिए। फिर जैसे और दिन निकलते गए और शादी का वक्त आया, उसके बाद बच्चों का मतलब प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी, ये काफी सवाल उठने लग गए। उसमें ऐसे हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे कभी मासिक चक्र आता ही नहीं था। तो मुझे लगा नहीं आ रहा है, मतलब जो है वो नेचुरल है। और जब मैं 5वें महीने प्रेगनेंसी में, जब बच्चा पेट में हिलने लग गया, तभी मुझे पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे थोड़ा सा स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होता था, लेकिन ऐसे नहीं था कि पूरा पीरियड आ गया हो। तो जानकारी ही नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर जब बच्चे डिलीवरी का टाइम आया तब भी बहुत तकलीफ और बहुत ही ज्यादा पेन हुआ था, वो मुझे अभी भी याद है, क्योंकि पेन कभी दिमाग से जाता नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स कब गए, जब मेरे पति, ये मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छी घटना हुई मेरी लाइफ में कि मेरे पति को कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था और वो प्री डायबिटिक थे। उनको कभी भी मेडिसिन लेने नहीं थे, इसलिए वो शरण के जीवन शैली पे उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने सोचा कि ये एक बार ट्राई करते हैं। हम लोगों ने वो जीवन शैली अपनाई और अब मेरा मासिक चक्र रेगुलरली 28वें दिन आ जाता है।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कुछ भी दर्द नहीं होता और ऐसे लगता है कि बस सारा कुछ सॉल्व हो गया है। उसके बाद मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी हुआ, मेरा बेटा हुआ, और उस प्रेगनेंसी में बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी थी। तो अभी ऐसे लगता है कि अगर ये जीवन शैली की जानकारी मुझे पहले ही होती तो मुझे ये तकलीफ कभी होती ही नहीं। तो आपके हाथों में है, अगर आपको आपकी पीड़ा कम करनी है तो इस जीवन शैली पे जाइए और देखिए कि आप कितने अच्छे से अपने आप को ठीक कर सकते हो। ये मेरा बिफोर आफ्टर पिक्चर है। मैंने कुछ 27-28 किलो वजन कम किया है, और वो भी बिल्कुल कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स बिना लिए। ये मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे, मेरे पति, मैं, हम सब, अभी तो मेरे सास ससुर और मेरी माँ जो खुद डॉक्टर है, सब ये जीवन शैली फॉलो करते हैं और उनको कोई भी तकलीफ नहीं है। मेरी माँ को ऑस्टियोपोरोसिस था, जो हड्डी की बीमारी होती है वो थी, और उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए गए थे, लेकिन इस जीवन शैली पे आने के कारण वो सब बंद हो गए हैं। मेरे पति का कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, जो प्री डायबिटिक थे, वो सब निकल गया है। मेरे सारे सिम्टम्स चले गए हैं। मेरे दोनों बच्चे अभी इसी जीवन शैली का फॉलो करते हैं, और बिल्कुल सब उनके जो माइलस्टोन्स हम कहते हैं, जो स्कूल में उनका पढ़ाई है या स्पोर्ट्स है या सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। हम साल में बहुत कम, क्योंकि स्कूल में मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, इसलिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अगर नहीं तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल एंटीबायोटिक्स आज तक लिए नहीं है। तो इस जीवन शैली का परिणाम एक जन के वजह से पूरे परिवार पे पड़ता है, और पूरा परिवार सेहतमंद हो जाता है। तो जैसे अभी डॉक्टर निशिता ने आपको उनके टॉक में बताया, मासिक धर्म चक्र को 2 चीजें है जो पोषण, जो न्यूट्रिशन में है, जिससे प्रभावित होते हैं। तो ये 2 है, चर्बी और फाइबर। अगर आपके पोषण या न्यूट्रिशन में चर्बी ज्यादा है या फैट ज्यादा है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है, क्योंकि चर्बी के वजह से जो आपके हार्मोन्स है वो सही काम नहीं कर पाते। दूसरी चीज, जो शरीर में चर्बी होती है उसमें ज्यादा रसायन या केमिकल्स जाके घर बना लेते हैं, और ये जो रसायन है वो और चर्बी को खींचते हैं, और चर्बी आने से और ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। चर्बी का और एक काम ये होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है, जो चर्बी आती है वो इंसुलिन हार्मोन को दबाती है, और इसके वजह से जो शुगर, डायबिटीज, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ये हार्मोन्स, जैसे डॉक्टर निशिता ने कहा, एक हार्मोन जब बैलेंस में से निकल जाता है सारे हार्मोन्स को तकलीफ होने लगती है और हम उससे पीड़ित हो जाते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी का हल निकालना है तो सबसे पहले अपने भोजन या पोषण से चर्बी को कम करना है। अगर आप प्लांट बेस्ड या सिर्फ फल, सब्जी, वनस्पति आहार लेते हो तो उसमें नेचुरली चर्बी बहुत कम है, सिर्फ 10% ही होती है। तो आप चाहो तो भी चर्बी शरीर में नहीं बढ़ती। दूसरी चीज है फाइबर। हम यूजुअली हमारे जो नॉर्मल जीवन शैली होती है या जो अभी हो गई है तनाव के वजह से, या जो अपना रेगुलर कामकाज है उसके वजह से, उसमें फाइबर की बहुत ही कमतरता है। हमको कन्वीनियंस फूड पे इतना कन्वीनियंस फूड खाते हैं, उसमें फाइबर बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम टेस्ट पे डिपेंडेंट है। हमको स्वाद चाहिए, सब कुछ ऐसे चाहिए जो जल्दी हजम हो, बहुत अच्छा लगे, और ज्यादातर हम हमारे स्वाद के लिए खाते हैं, जीभ के लिए खाती है, पेट के लिए नहीं खाते। तो ब्रेड बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, सेब बहुत अच्छे लगने चाहिए। जब हम इन चीजों पे निर्भर मतलब डिपेंड होते हैं तो हमको बहुत कम फाइबर मिलता है। तो अगर हम फाइबर की मात्रा पोषण में बढ़ाए या तंतु की मात्रा पोषण में बढ़ाए तो हमारी बॉडी बिल्कुल, हमारा शरीर बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। जो उसमें ज्यादातर टॉक्सिन्स है या केमिकल्स है या हॉर्मोन्स है, ये सब निकल जाते हैं और हमें ठीक लगने लगता है। फाइबर का और एक फायदा ये है कि हमारी बॉडी अल्कलाइन रहती है, बिल्कुल एसिडिक नहीं रहती, और अल्कलाइन बॉडी में कभी भी बीमारियां नहीं होती, जो बीमारी होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो हमें ये 2 चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। अभी हम शरीर में से चर्बी कैसे कम करें? जो हम नेचुरल चीजों पे जाए या प्रकृति जो हमें खाना दे रही है उस पे हम ज्यादा अपना खाना आधारित करें,
तो हमें चर्बी बहुत ही कम मिलती है। आप कोई भी नेचुरल चीजें उठाओ, जैसे फल है, सब्जी है, वनस्पति है, या हमारे पत्ती की सब्जी है, कोई भी सब्जी उठाए उसमें चर्बी 10% से ज्यादा नहीं होती, और उसके वजह से हम हमेशा स्लिम एंड ट्रिम ही रहते हैं और चर्बी हमारे शरीर में नहीं बढ़ती। अभी कभी कभी लोगों को लगता है अगर बाहरी चर्बी कम हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपके ऑर्गन्स पे चर्बी ज्यादा है, आप बाहर से बिल्कुल स्लिम हो लेकिन ऑर्गन्स पे ज्यादा चर्बी है, तो भी आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चर्बी हर जगह से निकालनी है, इसलिए आपको आपकी जीवन शैली बदलनी है। तो चर्बी के स्रोत कौन से हैं? कहाँ कहाँ से आपको चर्बी मिलती है? पहले तो जो भी पशुओं से खाद्य पदार्थ आपको मिल रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा चर्बी होती है, और बिल्कुल जीरो, मतलब बिल्कुल ही फाइबर नहीं होता उसमें। इसके वजह से हम ज्यादा खाते हैं, बॉडी में ज्यादा चर्बी चली जाती है, और सारे प्रॉब्लम्स, जो जीवन शैली के प्रॉब्लम्स है, वो सारे हमें होते हैं। तो पशुओं से मिलने हुए खाद्य पदार्थ कौन कौन से है? जैसे दूध है, दूध के कोई भी खाद्य पदार्थ है, या नॉनवेज जैसे मीट, चिकन, अंडे है, या इवन हनी, ये भी चीजें जो हमें कुछ भी पशुओं से मिलता है वो हमें नहीं खाना है। इसीलिए जब भी बाहर खाए या जब भी आप कोई भी पैकेट खाना खाए, उसके इंग्रेडिएंट्स या उसकी सामग्री हमेशा पढ़नी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। दूसरा है अतिरिक्त तेल। जो कुछ नॉर्मल फैट या नॉर्मल चर्बी खाने में होती है वो ठीक है, लेकिन अतिरिक्त तेल जब हम लेते हैं तो हम शरीर का चर्बी का प्रमाण बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको फैट चाहिए तो आप मूंगफली खाइए, नारियल खाइए, लेकिन तेल निकाल के नहीं खाइए, क्योंकि तेल सिर्फ 100% फैट होता है, 100% फैट है। फिर जो कुछ खाना आप तेल में तल के या कुछ पैकेज या रेडी टू ईट फूड होता है वो बिल्कुल ही ज्यादा चर्बी में बना होता है, और उसके वजह से हम ज्यादा खाते हैं। आपने कभी सोचा है, आप जब एक पैकेट चिप्स खोलते हो आप कभी एक पे रुक नहीं सकते, आप ज्यादा खाते रहते हो, क्योंकि वो बिल्कुल एडिक्टिव होता है, या आप उस पे अटक से जाते हो। एक पैकेट खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, लेकिन खाने का मन कम नहीं होता। इसलिए चर्बी पोषण में कम से कम होनी चाहिए। बाहरी हार्मोन जो डॉक्टर निशिता ने आपको कहा, जो ऑक्सीटोसिन होती है, वृद्धि, स्टेरॉइड्स, ये सब आपको सिर्फ पशुओं के खाद्य पदार्थ से मिलते हैं। तो आप जब पशुओं के खाद्य पदार्थ पूरी तरह बंद कर देते हैं, आपको ये बाहरी हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, और उसके वजह से शरीर का हार्मोनल इम्बैलेंस बिल्कुल ही कम हो जाता है या पूरा ही मिट जाता है। फाइबर, जैसे मैंने अभी कहा आपसे, बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी डाइट में। और फाइबर हमको कहाँ से मिलता है? तो फाइबर हमको फल, सब्जी, जो हमारा अनाज है, बीज है, नट्स है, इनसे मिलता है। लेकिन हम हमारी रोज की जिंदगी में क्या करते हैं? फल और सब्जी के छिलके निकाल देते हैं, अनाज को पॉलिश करके खाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये उड़द की दाल है, जो बाई तरफ है वो होल उड़द दाल है जिसका छिलका नहीं उतारा है। ये जो है वो स्प्लिट है, वो दाल ही है लेकिन उसका छिलका नहीं उतारा है, और जो बीच में है वो पॉलिश्ड है। तो अगर आप पॉलिश्ड खाओगे तो आपको बिल्कुल ही फाइबर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको फाइबर खाना हो तो सब चीजों के छिलके वैसे के वैसे होने चाहिए। जो आप आपके हाथों से छिलका निकाल सकते हो, जैसे प्याज है, प्याज, लहसुन या केला है, आप उसके छिलके निकालो। लेकिन जिसके छिलके आप नहीं निकाल सकते हो, जैसे कि एप्पल है, चीकू है, या बीटरूट, गाजर, ककड़ी, इसके छिलके नहीं उतारने चाहिए। कद्दू और पंपकिन, इनके भी नहीं उतारने चाहिए। तो शरण में हम एक 5 पॉइंट प्लान देते हैं, और यही वो 5 पॉइंट्स है जो हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। पहला है प्लांट बेस्ड, मतलब सब कुछ प्रकृति से मिलना चाहिए, सब कुछ सब्जी, फल, वनस्पति, हरी पत्ती, बीज, अनाज, यही चीजें हमें खानी चाहिए। दूसरा है संपूर्ण भोजन। संपूर्ण मतलब जिसमें पॉलिशिंग या छिलके नहीं उतारे गए हो, जिसमें फाइबर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में है, वो हमें खाना चाहिए। तो उसमें तेल और शक्कर भी नहीं आते, क्योंकि तेल भी पूरा संपूर्ण भोजन नहीं है, वो किसी खाद्य पदार्थ में से निकाला हुआ है, और इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। शक्कर भी बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होती है, इसलिए नहीं खानी चाहिए। जैविक मतलब ऑर्गेनिक, जिसपे कोई भी रसायन या केमिकल्स का छिड़काव नहीं हुआ है, जो बिल्कुल केमिकल फ्री है। केमिकल्स या रसायन जो होते हैं
वो हार्मोन्स का काम उन्हें नहीं करने देते, हार्मोन डिसरप्टर्स या हार्मोन को बिल्कुल अपने जो सही मात्रा में काम होना चाहिए वो नहीं करने देते। इसीलिए जैविक खाना खाना चाहिए और जो नॉर्मल हो या रेगुलर जिसपे बहुत ज्यादा रसायन है वो नहीं खाना चाहिए। विटामिन डी और विटामिन B12 ये दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अपने बॉडी का नेचुरल तरीका होता है काम करने का, इसके लिए ये दो बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी आपको सूर्य किरण से मिलता है, विटामिन B12 आपको बैक्टीरिया से मिलता है, और आजकल हम लॉकडाउन में घर में ही बैठे हैं, लॉकडाउन नहीं भी हुआ तो हम दिन भर एसी कार्ड या एसी घरों में होते हैं तो हमको नहीं मिलता है विटामिन डी। B12 ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइज होता है, सब कुछ बहुत ज्यादा साफ करके खाते हैं, जो करना चाहिए, लेकिन हमारी लेवल्स हमें चेक करके उनको नियंत्रण में लाना चाहिए। तो हमें क्या शिफ्ट करना है, क्या बदलाव लाना है? हमें रासायनिक खाद्य पदार्थों को निकाल के जैविक खाद्य पदार्थ खाने हैं, हमको रिफाइंड खाद्य पदार्थ निकाल के संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाने हैं, जो प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ है उनको निकाल के जो फ्रेश नेचुरल प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है उनको खाने चाहिए। पशु से बना खाद्य पदार्थ कोई भी नहीं खाना है, उसके बदले में प्लांट बेस्ड या जो प्रकृति से मिलता है, जो सब्जी फल या वनस्पति है उसे खाना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या आर्टिफिशियली जो होता है खाद्य पदार्थ वो नहीं खाना है, और कुदरती खाद्य पदार्थ खाने हैं। तो कभी कभी ये देख के ऐसा लगता है बाप रे बाप इतने बदलाव लाने हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो शरण में डॉक्टर्स है, न्यूट्रिशनिस्ट है जो आपको कंसल्टेशंस दे सकते हैं और आपके ये जो चेंजेस है लाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको चर्बी निकालनी है तो उसके बदले में, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आप नारियल है, मूंगफली है, बीज का पाउडर, बीज या नट्स का बटर या आवाकाडो कर सकते हो, डाल सकते हो। अगर आप बेकिंग में माहिर होना चाहते हैं तो आप बटर या ऑयल के बदले सेब की चटनी, वेजिटेबल प्यूरी या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। नारियल के दूध में फाइबर नहीं होता है, लेकिन हम कभी कभी ट्रीट के लिए ये खा ही सकते हैं। अगर आपको फाइबर बढ़ाना हो या आपको न्यूट्रिएंट कंपोनेंट जो पोषण तत्व बढ़ाने हो तो आप उसके लिए साग ज्यादा खाएं, सूक्ष्म साग जैसे कि माइक्रो ग्रीन्स है वो ज्यादा खाएं, फल ज्यादा खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं, स्प्राउट्स, अनाज, दाल, बीज और नारियल इसका इस्तेमाल ज्यादा करें। आपको स्वीटनेस चाहिए तो आप खजूर खा सकते हो, खारी की या छुआरों की पाउडर ले सकते हो, या रेजिन्स या एप्रिकॉट्स ये ले सकते हो, जिससे आपको नेचुरल मिठास मिलेगी और उसमें फाइबर भी भरपूर है। तो अभी देखते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। बहुत जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह से शाम तक आप क्या क्या खा सकते हो। अगर आपको सुबह चाय या कॉफी पीने की आदत है, चाय और कॉफी बहुत ही ज्यादा एसिडिक होती है, उसमें दूध भी होता है, शक्कर भी होती है, तो उससे हमें फायदा नहीं होता। उसके बजाय अगर आप कोई हर्बल इन्फ्यूजन लेते हो, जैसे कोई भी पुदीने के पत्ते हैं, हरी पत्ती जो चाय की मिलती है, लेमन ग्रास, उसको आप पानी में उबाल के उसमें इलायची या अदरक डाल के पिए तो आपको चाय के ही फ्लेवर्स मिलेंगे, लेकिन चाय से जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। उसके बाद आपको एक ग्रीन स्मूदी लेनी है। ये स्मूदी लेने से आपको दिन भर का प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और कम से कम फैट मिलता है, जिससे बॉडी आपकी अल्कलाइन रहती है। तो एक ग्लास स्मूदी बनाने के लिए आपको 2 से 3 केले लगते हैं, एक मुट्ठी कोई भी हरी सब्जी या हरी पत्ती की सब्जी जैसे स्पिनच है या पालक है, पुदीना है, बेसिल है, कड़ी पत्ता है, ये डाल के उसको मिक्सर में अच्छे से घुमा के थोड़ा पानी डाल के आप अच्छा थिक शेक बना के पी सकते हो सुबह। इससे पेट भी भरा रहता है और सारे पोषक तत्व आपको मिलते हैं। उसके बाद फिर रंग बिरंगी सब्जियां और दालें जो होल, जैसे मैंने बोला संपूर्ण भोजन है, वो आप ले सकते हो। अगर भूख लगे तो ही नाश्ता कीजिए, नहीं तो नाश्ता खाने की कोई जरूरत नहीं है। नाश्ते में आप इडली, डोसा, पोहा, उपमा सब ले सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सब्जी डाल के बिना तेल के। पोहा खाना है तो लाल चावल का पोहा, या इडली डोसा खाना है तो ब्राउन राइस का इडली डोसा आप खा सकते हो, चीला खा सकते हो। फिर खाने में आप पूरा आपका भोजन ले सकते हो, उसमें सलाद हो, आप छाछ, दही, ये सब प्लांट बेस्ड बना सकते हो। शरण वेबसाइट पे बहुत ज्यादा रेसिपीज है जो आप चेक कर सकते हो। हमारा बेसिक कुकिंग क्लास भी है जो ऑनलाइन है, आप उसमें अगर एनरोल हो जाते हो तो आप ये सीख सकते हो।
फिर शाम के नाश्ते में आप स्प्राउट्स का चाट या रोस्टेड चना, जो आपके भुने हुए चने हैं, वो खा सकते हो, सिर्फ सॉल्टेड ना हो चने। और चाट में आप चाट की चटनियाँ जैसे पुदीना है, खजूर की चटनी है, अच्छे से डाल के पेट भर के खा सकते हो। रात के खाने में कोई कद्दू का सूप जैसे होल, मतलब फाइबर उसमें होना चाहिए बिना निकले हुए, अच्छे से रंग बिरंगी सलाद, खिचड़ी है, पराठे है जो बिना तेल में बनाए हुए है, अगर आप वो खा सकते हो तो अच्छा है। कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करे तो आप टोफू से बने हुए रैप्स खा सकते हो, या चाइनीज ओरिएंटल टोफू डाल के सिर्फ हल्के से सोया सॉस में स्टर फ्राई करके ये भी खा सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे आपको मतलब आपको छुड़वाना पड़े, सब खा सकते हो, सिर्फ थोड़ी से बदलाव लाके। आपकी सब मिठाई, केक्स, कुकीज सब बन सकती है प्लांट बेस्ड तरीके से। अभी अभी हम लोगों ने भोजन का देख लिया, अब देखते हैं कि और क्या चीजें कर सकते हो जिससे पीसीओडी से राहत मिले। अगर आप व्यायाम करते हो, व्यायाम से भी शरीर की चर्बी घटती है, व्यायाम से अच्छे हार्मोन्स का उत्पन्न होता है। तो अगर आप दिन में 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक कोई भी व्यायाम करें जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़े, तो आपको उसका फायदा होगा। पीसीओडी में भी फायदा होगा क्योंकि चर्बी कम हो जाएगी और आपका मोटापा कम हो जाएगा। तनाव संचलन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तनाव होता है तो स्ट्रेस के जो हार्मोन्स है, तनाव के हार्मोन्स है, वो उत्पन्न होते हैं और उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो अगर आप तनाव का संचालन करते हैं तो आपको पीसीओडी जैसे बीमारियों से राहत मिल सकती है। तो तनाव संचालन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा प्रकृति में जाके थोड़ा समय बिताइए, अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से खाइए, जो भोजन मैंने आपको बताया वो खाइए, और एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए। हमेशा अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे तो बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। अफर्मेशंस, इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा बिलीव करती हूँ इनमें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हो, अगर आप यही सोचते हो कि आपके साथ हमेशा ठीक होगा, आपका जो जीवन है वो ठीक ही चल रहा है, तो वो ही होगा। अगर आप हमेशा सोचते रहोगे मुझे ये प्रॉब्लम है, वो हो रहा है, ऐसे है वैसे है, तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका जो हेल्दी माइंड है वही आपके शरीर को भी हेल्दी बना सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में हमेशा रहिए, कुछ भी हो रहा हो फिर भी मन शांत रखिए, मन को हमेशा अच्छी बातों से ही बहलाए, ताकि आपको भी हमेशा वो जो गलत हार्मोन्स है वो कभी ना हो। अगर अफर्मेशंस कैसे करने हैं आपको पता नहीं है, तो मेरी एक क्लास है 24 तारीख को, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप समझे कि अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं, आप कैसे लिख सकते हो। आप हर एक समस्या के लिए अफर्मेशंस लिख सकते हो। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि अगर आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो आप कौन सा अफर्मेशन करें। नींद बहुत ही महत्वपूर्ण है बॉडी को ठीक करने के लिए, शरीर को ठीक करने के लिए, कोई भी उपचार के लिए नींद होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जल्दी सोना, जल्दी उठना सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हमारे टीम में और एक मेंबर है जिनका नाम अंजलि तेजानी है, वो आज आ नहीं पाई, लेकिन उनके तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो भी पीसीओडी से बिल्कुल पीड़ित थी, और उन्होंने यही सब जीवन शैली अपना के अपने आप को ठीक किया था। उनको शादी होने के बाद 11 साल बाद बच्चा हुआ, और नेचुरली हुआ। वो भी प्राची की तरह उन्होंने भी काफी डॉक्टर्स को देखा था, काफी ट्रीटमेंट्स लिए थे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और अभी उनको 3 साल का एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा बेटा है, और वो भी यही जीवन शैली फॉलो करती है। तो सारांश में, कोई भी पशु आधारित खाद्य पदार्थ नहीं खाने हैं, सब कुछ प्लांट बेस्ड खाना है। फाइबर का बढ़ना जरूरी है और चर्बी घटाना जरूरी है। विटामिन डी और B12 की जांच करें, और अगर कम है तो सप्लीमेंट करें। उसके लिए शरण कंसल्टेशंस है, तो वेबसाइट पे जाके देखिए। व्यायाम और तनाव संचालन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अफर्मेशंस डेफिनेटली करें, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो ये मेरी तरफ से, अगर आपको कोई